जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पे तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन शराब पिलाना राजस्व के लिए फायदेमंद होता है। यकीन नहीं आता तो आप देश के तमाम राज्यों के बजट उठाकर देख लीजिए कि उनकी कमाई का कितना हिस्सा शराब की बिक्री से आता है। जिन राज्यों में नाम के लिए शराबबंदी है, वहां बिक रही शराब से राजनीति और सरकारी तंत्र में कितने हाथ गर्म होते हैं वो भी किसी से छिपा नहीं है। देश भर में शराब के ठेके कैसे बंटते हैं और किन्हें बंटते हैं, उन पर अलग से ललन टॉप शो करना पड़ जाएगा। लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई का जो छापा पड़ा है, क्या उसे इन्हीं बातों के संदर्भ में देखा जा सकता है? इस पहेली को बूझने की कोशिश करेंगे दिन की बड़ी खबर में। पहले आप देख लीजिए दिन का वीडियो। कुछ दिनों पहले बिहार में नई सरकार बनी, मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह मुकम्मल हुआ। तब से अब तक नई कैबिनेट के कई मंत्री विवाद में बने हुए हैं। ताजा मामला बिहार के नए पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप के इस वीडियो से जुड़ा हुआ है जो अभी आपने देखा। 17 अगस्त को तेज प्रताप ने अरण्य भवन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विभाग के अधिकारियों के साथ साथ तेज प्रताप के जीजा शैलेश कुमार भी नजर आए। शैलेश कुमार लालू प्रसाद यादव के बड़े दामाद हैं। मीटिंग का वीडियो सामने आते ही राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। भाजपा ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी एक राजनीतिक दल नहीं, एक पारिवारिक दल है। विभागीय बैठक में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकता, लेकिन तेज प्रताप यादव उनको साथ ले गए। अब यह मामला शांत नहीं हुआ था कि बिहार के डिप्टी सीएम और तेज प्रताप के भाई तेजस्वी यादव की भी एक तस्वीर सामने आ गई, जिसमें तेजस्वी के साथ उनके करीबी संजय यादव स्वास्थ्य विभाग की एक आधिकारिक बैठक में नजर आ गए, जबकि इनके पास कोई सरकारी पद नहीं है। संजय यादव तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार हैं। इस तरह की सरकारी बैठक में विभागीय अधिकारियों और मंत्रियों को ही बैठने की इजाजत होती है। फिलहाल अब लालू यादव के दोनों बेटे विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं इन दो तस्वीरों के चलते। दिन के वीडियो के बाद अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से छोड़ने के मुद्दे पर तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी और एमएलसी के कविता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने बिल्किस के रेप के 11 दोषियों को छोड़ जाने का विरोध किया है। गुजरात दंगों के वक्त बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी। उस वक्त उनका गैंग रेप किया गया। उनकी 3 साल की बेटी समेत परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई। इस मामले में उम्र कैद की सजा पाए 11 दोषियों को बीते दिनों जेल से छोड़ दिया गया, जिसके बाद दोषियों का फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया गया और शर्मनाक तस्वीरें हम सबने देखी हैं। 11 दोषियों की रिहाई का विरोध करते के कविता ने सीजीआई को लिखी चिट्ठी में कहा, मैं 2002 के गुजरात दंगों के बिल्किस बानो मामले के बारे में भारी मन से आपको लिख रही हूं, जहां गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 1992 की नीति पर भरोसा करते हुए 11 दोषियों को रिहा कर दिया, जबकि राज्य सरकार की 2014 की संशोधित नीति भी है। सीबीआई की विशेष अदालत ने इन दोषियों को सजा सुनाई। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 435(1)(a) में कहा गया है कि सीबीआई द्वारा जांच किए गए किसी भी मामले में बिना केंद्र के परामर्श राज्य अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सवाल है कि क्या इस मामले में केंद्र सरकार से परामर्श किया गया? चिट्ठी में आगे लिखा गया, जब यह जघन्य अपराध हुआ था तब बिल्किस बानो 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती थी। कल्पना कीजिए वो अपने बलात्कारियों को दंड से मुक्ति के साथ घूमते हुए देख रही हैं। फिर उन्हें फूल माला भी पहनाई जा रही है। रिहाई के लिए मनाए जाने वाले जश्न ने उसे चकनाचूर कर दिया होगा। मैं भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले में हस्तक्षेप करके हमारे कानूनों और मानवता में देश के विश्वास को बचाने के लिए प्रार्थना करती हूं, ताकि दोषियों की रिहाई का निर्णय तुरंत वापस लिया जा सके। दोषियों को गुजरात की बीजेपी सरकार की मंजूरी से छोड़ा गया। उम्र कैद के दोषियों को छोड़ने में व्यवहार, उम्र और अपराध की प्रकृति देखी जाती है। जोर देकर पूछा जाने वाला सवाल यह है कि किसी सरकार को यह जघन्य अपराध रिहा करने की प्रकृति का मामला कैसे लग सकता है। एक दिन पहले बिल्किस बानो का भी भावुक बयान आया था। इसमें उन्होंने कहा,
जब मैंने सुना कि 11 अपराधी जिन्होंने मेरे परिवार और मेरे जीवन को तबाह कर दिया और मेरी 3 साल की बेटी को मुझसे छीन लिया, वो आज मुक्त हो गए, तो मैं पूरी तरह से निशब्द हो गई। मैं अभी भी स्तब्ध हूं। आज मैं बस इतना ही कह सकती हूं, किसी भी महिला के लिए न्याय इस तरह से कैसे खत्म हो सकता है। मुझे अपने देश की सर्वोच्च अदालतों पर भरोसा था, मुझे सिस्टम पर भी भरोसा था और मैं धीरे धीरे अपने आघात के साथ जीना सीख रही थी। इन दोषियों की रिहाई ने मेरी शांति को छीन लिया है और न्याय में मेरे विश्वास को हिला दिया है। अगली सुर्खी की तरफ चलते हैं। ट्रेन से लेकर हवाई जहाज, बस और होटल आदि तक के टिकट्स बुक करने की सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी IRCTC ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ग्राहकों का डेटा बेचने का फैसला ले लिया है। इसके लिए कंपनी ने बाकायदा टेंडर भी जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि IRCTC ने डेटा मोनेटाइजेशन का फैसला लिया है। रेलवे के ज़्यादातर टिकट IRCTC के जरिए बुक किए जाते हैं। इसी वजह से कंपनी की वेबसाइट पर बड़ी मात्रा में यूजर्स का डेटा उपलब्ध है। सूत्रों के मुताबिक इसके तहत IRCTC की तरफ से ट्रैवलिंग पैटर्न्स, ट्रैवल हिस्ट्री और लोकेशन से जुड़ा डेटा शेयर किया जाएगा, यानी ग्राहक कितनी बार कहां गया और कितने दिन रुका। इस तरह के डेटा को लेकर होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल एजेंसी और फार्मा कंपनीज अपनी रुचि दिखा सकती हैं। हालांकि ऐसा करते समय IT एक्ट के तहत यूजर्स की फाइनेंशियल प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि डेटा मोनेटाइजेशन के तहत यूजर्स के बैंक और ट्रांजैक्शन का डेटा शेयर नहीं किया जाएगा। इसमें यूजर्स की व्यक्तिगत जानकारी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अन्य किसी भी तरह की वित्तीय लेन देन की जानकारी किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी। फिर भी कई जानकारों ने इसे लोगों की प्राइवेसी के लिए खतरा माना है, क्योंकि फिलहाल डेटा प्रोटेक्शन कानून भारत में बना नहीं है। तीसरी सुर्खी की तरफ चलते हैं। गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसे हर घर जल सर्टिफिकेट मिल गया है। इस बात की जानकारी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर जल उत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दी। इसके साथ ही दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव भी हर घर जल सर्टिफाइड केंद्र शासित राज्य बन गए हैं। गोवा को हर घर जल सर्टिफाइड बनाने के अलावा PM मोदी ने सरकार की 2 और उपलब्धियों को भी साझा किया। सुनिए। देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। आज गोवा देश का पहला राज्य बना है जिसे हर घर जल सर्टिफाई किया गया। देश ने अहम माइलस्टोन हासिल किया है। अब देश के अलग अलग राज्यों के 1 लाख से ज्यादा गांव ODF प्लस हो चुके हैं। इन सारी बातों के बीच PM मोदी ने देश के 1 लाख गांवों के ODF प्लस हो जाने के सबसे अहम पड़ाव को बता दिया। यहां गांवों के ODF प्लस हो जाने का मतलब खुले में शौच से मुक्त हो जाने से है। ऐसा गांव जहां खुले में शौच पर पूर्ण पाबंदी हो और ग्राम पंचायत में कम से कम 1 सामुदायिक शौचालय हो। इसके साथ ही गांव के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनबाड़ी केंद्र में भी शौचालय की सुविधा हो। ऐसे गांवों को ही ODF प्लस की कैटेगरी में रखा जाता है। फिलहाल संबोधन के दौरान PM मोदी ने सरकार की कई उपलब्धियां तो बताई ही, साथ में विपक्षी दलों पर तंज भी कस दिया। PM ने कहा कि देश की परवाह नहीं करने वाले लोगों को देश के वर्तमान और भविष्य की भी परवाह नहीं है। ऐसे लोग पानी के लिए बड़े बड़े वादे तो करेंगे, लेकिन बड़े विजन के साथ उनके लिए कभी काम नहीं करेंगे। चलते हैं चौथी सुर्खी की तरफ। महाराष्ट्र में NCB के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को जान से मारने की धमकी मिली है। वानखेड़े को सोशल मीडिया पर अमन नाम के शख्स ने 14 अगस्त को एक मैसेज किया जिसमें लिखा है, तुम्हें पता है तुमने क्या किया, इसका हिसाब तुम्हें देना होगा। ये लिखने के बाद उस शख्स ने समीर वानखेड़े को धमकी भरा एक और मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, तुम्हें खत्म कर देंगे। धमकी भरे मैसेज मिलने के बाद समीर वानखेड़े ने मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। समीर वानखेड़े ने पुलिस को बताया कि जिस ट्विटर अकाउंट के जरिए धमकी दी गई उसे 14 अगस्त को ही बनाया गया था और उस अकाउंट के 0 फॉलोअर्स थे। हाल ही में समीर वानखेड़े को जाति प्रमाण पत्र के मामले में कास्ट स्क्रूटनी कमेटी से क्लीन चिट मिली थी। कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने 91 पेज के आदेश में उस दलील को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि वानखेड़े जन्म से मुस्लिम हैं। ये पूरा मामला पिछले साल तब सामने आया था जब वानखेड़े मुंबई में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख थे। नवाब मलिक ने महाराष्ट्र में मंत्री रहते हुए वानखेड़े पर SC/ST के फर्जी दस्तावेज बनाकर नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया था। उस समय समीर वानखेड़े फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस की जांच कर रहे थे। इस मामले में 13 अगस्त को वानखेड़े को क्लीन चिट मिल गई और 15 अगस्त को वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का मामला भी दर्ज करा दिया।
इसके ठीक एक दिन बाद समीर वानखेड़े को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। – 2012 का नवंबर भारत के राजनीतिक इतिहास के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अरसे बाद एक आंदोलन से किसी पार्टी का जन्म हुआ था। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी खेल के नियम बदलने की बात करती थी। टिप्पणीकार तब उसे पॉलिटिकल डिसरप्टर कहते थे। एक दौर था जब आम आदमी पार्टी शब्द को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेती थी। अरविंद और उनकी पार्टी बिना चुनाव हर छोटी बड़ी लड़ाई में उलझ जाते थे, बैटल्स पिक नहीं कर पाते थे। तब उनके लिए एक और शब्द का इस्तेमाल होने लगा, कन्फ्रंटेशनल। और ताली एक ही हाथ से नहीं बज रही थी। कौन भूल सकता है जब एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली पुलिस की कस्टडी में नजर आते थे। फिर वो दौर बीता और थोड़ी शांति पनपी। लेकिन पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत ने सब कुछ बदल दिया है। पहले सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी जिसमें फ्रीबीज पर रोक लगाने की मांग हुई और याचिका में आम आदमी पार्टी के नाम का उल्लेख भी हुआ। और फिर आता है 19 अगस्त 2022 का दिन, जब सीबीआई की टीम आम आदमी पार्टी में दूसरे सबसे ताकतवर नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर छापा मारने पहुंच जाती है। क्योंकि सारा मामला दिल्ली की उस नई एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा हुआ है जिससे अब वापस ले लिया गया है, इसलिए पहले आपको इसके बारे में बताते हैं, फिर छापे पर आएंगे। दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी का प्रस्ताव आया था 2020 में और ये नवंबर 2021 से लागू हुई। इसके तहत सरकार ने अपनी दुकानों से शराब बेचना बंद किया और सारी दुकानें निजी हाथों में गई। इन दुकानों के मालिक शराब को एमआरपी से कहीं कम दाम पर बेच सकते थे, हैवी डिस्काउंट दे सकते थे, नियमों के तहत ही। इसलिए दुकानदारों ने ग्राहक बटोरने के लिए भारी डिस्काउंट्स देने शुरू कर दिए। क्योंकि बिक्री ज्यादा हो रही थी, इसलिए दिल्ली सरकार को मिलने वाला राजस्व भी बढ़ा। कुल बढ़त थी 27%। वैसे जब भारी डिस्काउंट्स का विरोध हुआ तब डिस्काउंट कम भी किए गए। दिल्ली में विपक्ष में बैठी भाजपा शुरुआत से नई शराब नीति का विरोध करती आई है। इस पॉलिसी को लेकर असल दिक्कत पैदा हुई इस साल जुलाई में, जब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने एक रिपोर्ट दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को सौंपी। इसमें आरोप लगाया गया था कि नई एक्साइज नीति के तहत शराब कार्टेल को फायदा पहुंचाने के लिए कोरोना महामारी के बहाने लाइसेंस फीस में 144 करोड़ 36 लाख रुपए की छूट दे दी गई। क्योंकि एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के तहत आता है, इसलिए आरोप सीधे उन पर ही लगे। 2 हफ्तों के भीतर विनय कुमार सक्सेना ने इस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच के आदेश भी दिए। इसके बाद दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज नीति को वापस ले लिया और पहले से चली आ रही एक्साइज नीति पुनः लागू हो गई। इसके बाद आता है आज का दिन, जब सीबीआई की टीम ने देश भर में 21 जगहों पर छापा मारा, जिसमें मनीष सिसोदिया का दिल्ली स्थित आवास भी शामिल था। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में 15 लोगों को नामित किया है, जिनमें से पहला नाम मनीष सिसोदिया का ही है। इसके बाद दिल्ली सरकार के पूर्व और मौजूदा एक्साइज विभाग के अधिकारियों के नाम है, कई प्राइवेट पार्टीज के भी नाम हैं। छापे के दौरान मौके पर आम आदमी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता पहुंच गए और विरोध करने लगे। पुलिस के अधिकारी इन्हें लाउड स्पीकर पर याद दिलाते देखे गए कि इस इलाके में प्रदर्शन करना मना है। संयोग से जिस दिन सीबीआई का छापा पड़ा, उसी दिन आम आदमी पार्टी पर एक रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी, जिसमें दिल्ली सरकार के स्कूलों में हुए सुधार की सराहना की गई थी। अखबार ने यह रिपोर्ट 16 अगस्त को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दी थी। 18 अगस्त को प्रिंट के अंतर्राष्ट्रीय अंक में छापी। इसमें स्कूल के बच्चों के साथ मनीष सिसोदिया की तस्वीर भी नजर आ रही है। जिक्र रिपोर्ट में आतिशी मरलेना का भी हुआ है। आज जब छापे की बात सामने आई तो अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए एनवाईटी की रिपोर्ट का उल्लेख भी किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार एनवाईटी के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेजी। सीबीआई का स्वागत है, पूरा कॉपरेशन मिलेगा। पहले भी कई जांच रेड हुई हैं, कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ नहीं निकलेगा। केजरीवाल के इस ट्वीट में सिसोदिया का ट्वीट भी नथी था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सीबीआई आई है, उसका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इस तरह परेशान किया जाता है, इसीलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 बना नहीं। सिसोदिया के पक्ष में आज अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्या कहा सीएम ने, सुनिए। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चने बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना।
पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। केजरीवाल एनवाईटी के लेख की बात कर रहे थे तो रमेश बिधोड़ी समेत दूसरे भाजपा नेताओं ने उसे विज्ञापन बताना शुरू किया। साथ में खलीज टाइम नाम के एक अखबार के लेख का जिक्र भी होने लगा। आईटी सेल के मुख्य अमित मालवीय ने भी पेड प्रमोशन वाली बात कही, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंडिया टुडे को दिए अपने जवाब में साफ किया है कि अखबार में छपी रिपोर्ट स्वतंत्र मैदानी कवरेज, फील्ड कवरेज के नतीजे में तैयार हुई है। न ये विज्ञापन है और न ही इसके लिए किसी तरह का कोई भुगतान ही लिया गया है। अखबार ने यह भी कहा कि दूसरे मीडिया संस्थान नियमित रूप से उसके रिपोर्ट को अपने यहाँ विधिवत रूप से छापते रहते हैं। तो इतनी बात तो स्थापित हो जाती है कि एनवाईटी में जो छपा है वो विज्ञापन नहीं है, लेख नहीं है, वो रिपोर्ट है, खबर है। लेकिन आज का मुद्दा एनवाईटी नहीं, सीबीआई का छापा है, सो हम उसी की तरफ लौट आते हैं। एक तरफ टीवी पर छापे के विजुअल चल रहे थे, दूसरी तरफ भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा प्रेस में बयान दे रहे थे। उन्होंने मनीष सिसोदिया पर बड़े गंभीर आरोप लगाए, आप सुनिए। बहुत ही अपना दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं भी उन सारे लोगों को जानता हूं जो ये सारे लिकर माफिया हैं और ये सारी गेम में इन्वॉल्व थे, और वो खुद ही आकर सीबीआई को ये बात बता चुके हैं। इसमें से बहुत सारे लोग तो अपना हॉस्टाइल हो चुके हैं, वो अपना सरकारी गवाह बन चुके हैं, और वो एक एक बात बता चुके हैं कि ओबराय होटल में स्वीट हमारा बुक था, वहाँ पे मनीष सिसोदिया आता था। एक यहाँ पे साउथ दिल्ली में रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मनीष सिसोदिया आता था, उसका जो मालिक था वो सारा दिल्ली का कलेक्शन करता था। 6% ही अपना किक बैक लेते थे। कोई यहाँ पे ओखला में वेयर हाउस था, वहाँ पे सारा पैसा जाता था, वहाँ से गोवा और पंजाब में ट्रांसफ़र करते थे। तो सारी बातें ऑलरेडी सीबीआई के पास में सारे सबूत हैं, अब तो वो इनको उठा रही है। भाजपा की तरफ से ये सवाल भी बार बार पूछा गया कि अगर दिल्ली सरकार की नई एक्साइज नीति में कोई समस्या थी ही नहीं तो फिर उसे वापस क्यों लिया गया। सुनिए भाजपा सांसद मनोज तिवारी को। इसलिए 22 जुलाई को एलजी साहब ने दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। अब सवाल उठता है कि जब सीबीआई इंक्वायरी सिफारिश कर दी गई कि जो भी सत्य हो सामने आए, तो जो अरविंद केजरीवाल जी, जो मनीष सिसोदिया जी इसी शराब नीति के गुण गाते नहीं थकते थे, उन्होंने तुरंत 4 दिन के अंदर इस शराब नीति को वापस ले लिया। क्या दिल्ली को आप इतना बेवकूफ समझते हैं अरविंद केजरीवाल जी, मनीष जी? अगर आपके तर्क में शक्ति थी तो आप सीबीआई हो, ईडी हो, दुनिया की कोई एजेंसी हो, आप उसको तर्क से बता सकते हैं कि नो, ये रेवेन्यू बढ़ाने वाला है, क्यों हम इसको छोड़े, क्या गलत हुआ है, क्या घोटाला हुआ है। लेकिन चूंकि इनको एजेंसीज का सामना करने के लिए लीगली ये इतने कमजोर थे, बहुत बड़ा घोटाला था, क्योंकि ये कहे थे इससे 2000 करोड़ रुपया आएगा, और जब ऑडिट हुआ तो पता चला इससे तो 10,000 करोड़ रुपया आना चाहिए। भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने हुए तो कांग्रेस ने भी मौका ताड़ लिया। वहां से आई प्रतिक्रिया को भी आपको सुनना चाहिए। बहुत स्पष्ट है, जांच होनी चाहिए, और जो केजरीवाल जी एक नैरेटिव बनाते हैं कि मैं बेचारा हूं, मेरे साथ गलत हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं है। सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव व्यक्ति कोई पॉलिटिकल सिस्टम में है तो अरविंद केजरीवाल जी है, जो सीएम फॉर केजरीवाल और पीएम फॉर मोदी की बात करता था 2013। इन सारे आरोपों पर जवाब देते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि उनकी पार्टी जांच से नहीं डरती है। उनकी बात भी सुन लीजिए। on us is directly proportional to the growing popularity of आम आदमी पार्टी। ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि केजरीवाल को खत्म करना है, अब कुछ ढूंढो, कुछ केस बनाओ। हम एजेंसियों के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे, उन्हें जो डॉक्यूमेंट चाहिए हम देंगे, जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब देंगे। जब हमने कुछ गलत किया नहीं तो हम एजेंसियों के साथ क्यों ना उनका समर्थन करें, उनको सपोर्ट दें। ये किसी से छिपा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के मंसूबे राष्ट्रीय स्तर के हैं।
2014 के अरविंद केजरीवाल से 2022 के अरविंद केजरीवाल ने काफी कुछ सीख लिया है और इसलिए 2024 वाले केजरीवाल को लेकर राजनीतिक टिप्पणीकार तरह तरह के कयास लगाते भी हैं। इन कयासों की परीक्षा जल्द ही हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाली है। क्या इन छापों का असर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तैयारी पर पड़ेगा, समय ही बता सकता है। ये था आज का दी ललन टॉप शो। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, कल यानी वीकेंड के बाद, जब हम दोबारा काम करने के लिए लौटेंगे। चलते चलते आपको जन्माष्टमी की हम शुभकामनाएं दे रहे हैं पूरे ललन टॉप परिवार की तरफ से। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।